हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल nexttested.in पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रेलवे एनटीपीसी के जो भी पेपर थे, इससे पहले वाले जो भी पेपर हैं, पिछले साल के जितने भी पेपर है एनटीपीसी के, उसके सारे के सारे सेट को मैं आपको कराऊंगा इन 90 दिनों में। तो ये धमाकेदार सीरीज चल रहा है दोस्तों। 30 क्वेश्चन हम लोग डेली बाय डेली करेंगे 90 दिनों तक दोस्तों। तो चलिए, आज पहला सीरीज यानी पहला दिन है जिसमें कि हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये एनटीपीसी 2016 सीबीटी 1 का पेपर है जो कि 26/4/2016 को हुआ था और शिफ्ट 1 का सवाल है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 सवाल का ये धमाकेदार सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है दोस्तों, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, पढ़िएगा जरा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला सवाल क्या है, 0.14, देखिए 0.14 भागा 1.4 का स्क्वायर माइनस 0.11 भागा 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.13 भागा 1.3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा दोस्तों। देखिए 0.14 का मतलब क्या, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100 जाएगा और यहां से पॉइंट उड़ेगा तो नीचे ऊपर 10 जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 0 से 0 कटा, 14 से 14 कटा, यानी ये बन गया क्या, 1/10 का स्क्वायर, है ना। ये भी क्या होगा, पॉइंट उड़ेगा नीचे आएगा 100, पॉइंट उड़ेगा ऊपर जाएगा 10, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, 1/10, 1/10 हो गया दोस्तों। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये और ये तो सेम चीज है, 1/10 यानी 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100 हो जाएगा, ये माइनस 1/100 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट काट दिए। और ये प्लस क्या हो जाएगा, 1/100, और 1/100 मतलब क्या हुआ, 0.01, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया डी दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ दोस्तों। देखिए दूसरा सवाल कि 3 1 4 6 5 7 3 8 1 और 4 डाटा की रेंज ज्ञात करिए। तो रेंज क्या होता है दोस्तों, अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो अधिकतम यानी सबसे बड़ा वैल्यू यहां क्या है, 8 है, सबसे बड़ा वैल्यू है 8, और सबसे छोटा वैल्यू तो दोस्तों 1 नजर आ रहा है। तो 8 में से 7 गया तो 1, इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कि 64 गुना 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 गुना 16। दोस्तों एक बार बताइए इसको कैसे करेंगे। ये जो 64 है, क्या इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 8 64, और 5 की पावर 4 है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 उसकी पावर 2, यानी 5 की पावर 2 हो गया कितना, 25, 25 की पावर 2, है ना। और माइनस ये हो गया 5 की पावर 2 की पावर 2, तब 2 दूना 4, यानी 5 की पावर 4 सही है। और ये गुना क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2, यानी 4 चौके 16। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए, एक बात बताइए, 8 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, अगर मैं इसको 25 लिख देता हूं, यहां 25 लिख दिया, ठीक है, और यहां भी मैं इसको 25 लिख देता हूं, तो क्या बन रहा है, देखिए 8 का स्क्वायर गुना 25 का स्क्वायर, यानी ये 8 गुना 25 का स्क्वायर, एक साथ इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 8 या फिर 8 गुना 25 का स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर, यानी 25 गुना 4, 25 गुना 4 का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, या फिर 25 गुना 8 कितना होता है, 25 चौके 100 होता है, 100 गुना 2 ये 200 हो गया, यानी ये 200 का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 100 का स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40,000, 2 दूना 4, उस पे 4 गो 0 है ना, 40,000 हो गया, और माइनस का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा दोस्तों। तो 40,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना आएगा, 30,000 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहते हैं तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी में ब्रेक कर सकते थे, यानी 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो 200 प्लस 1 300 हो जाता, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 200 माइनस 100 यानी 100 हो जाता, और 300 इंटू 100 यानी हो जाएगा ये 30,000, यानी ऐसे भी आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मजा आया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, बड़ा ही आसान है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को डैश कहा जाता है। तो अधिक कोण, न्यून कोण, वृहद कोण और समकोण। तो बड़ा ही आसान है, वृहद कोण, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 0 से लेकर 90 डिग्री वाले कोण को बोलते हैं न्यून कोण, 90 से 180 के बीच वाले कोण को बोलते हैं अधिक कोण, और 180 से ज्यादा और 360 से कम वाले को बोलते हैं वृहद कोण, इंग्लिश से बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है तथा उनका अंतर 9 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। दोस्तों एक बात बताइए, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है, जल्दी जल्दी में हो जाएगा, एक्स और वाई मानिएगा, फिर भी इनका योग है 55 और इनके बीच का जो अंतर है वो दिया हुआ दोस्तों 9, ये मान सकते हैं। अभी एक्स और वाई कौन बड़ा दिया हुआ नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो वाई वाई कट जाएगा, यानी 2x बराबर आ जाएगा 55 और 9 64 हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 32। जब x 32 आ गया तो y कितना आ जाएगा दोस्तों, y आ जाएगा 32 3 35 होता है, यानी 23 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 32 और 23 मिलके कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा था दोनों का गुणनफल, तो 23 गुना 32 करिए, 23 गुना 2 कितना होता है 46 का 6 हो गया, 4 बचा, और 23 गुना 3 कितना होता है 69, यानी 69 होता है। 69 और 4 कितना होता है 73, यानी 736 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे सवालों को जब गुना करना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा हो तो क्या करेंगे, सिर्फ 23 गुना 2 यानी 3 गुना 2 अंतिम में 6 तो आएगा ही आएगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही नजर आ रहा है, इसीलिए आप जल्दी में ऑप्शन नंबर बी टिक करके निकल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, K और L एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ऐसा सवाल तो आप जानते हैं टाइम एंड वर्क से आता है। K और L एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और K अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, K अकेला कर सकते हैं 60 दिनों में, और इन दोनों का बीच का जो एलसीएम आता है यही देता है पूरा काम, तो एलसीएम आ जाएगा 60। जब K और L 20 दिनों में करता है पूरा काम, यानी कि पूरा काम आ गया 60, तो इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा इसका 3। देखिए 20 से 60 में भगा दीजिएगा, आएगा 3। ठीक है, और इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी K और L मिलके 3 काम कर रहा है, K अकेला 1 काम कर रहा है, इसका मतलब L अकेला 2 काम करेगा एक दिन में। इसका मतलब काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 60 से 2 में भगा दीजिएगा तो L को लगेगा टोटल 30 दिन का समय लगेगा। देखिए 2 से 60 में भगा दीजिएगा तो 30 दिन आएगा, इसका मतलब L को काम खत्म करने में 30 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क से ऐसे ही करते हैं सवाल को। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, P बराबर -4, P बराबर -4 और Q बराबर -6 दिया हुआ है। आपसे P -2Q का होल स्क्वायर पूछा है, बड़ा ही आसान। P बराबर -4 है, यहां रखिएगा -4, Q बराबर रखिएगा -6, तो -2 गुना -6 हो जाएगा प्लस का 12 और इसका स्क्वायर, तो 12 -4 हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 64, यानी ऑप्शन नंबर बी। बेहद ही आसान था, इसलिए ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए, शॉर्टकट में हम भी बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, एक वृत्त है, इसके परिधि पर एक वर्ग बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, और इसका जो त्रिज्या है वो है 13 सेंटीमीटर। आपको यह पता होना चाहिए इसका जो विकर्ण होगा यही इस वृत्त का व्यास होगा, यानी 26 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये अर्धवृत्त होगा, और अर्धवृत्त में बना कोण ही 90 डिग्री का होता है, तो ये अगर वर्ग है तो ये 90 डिग्री है, और अगर 90 डिग्री तभी होगा जब ये क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, यानी ये व्यास होगा वृत्त का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो व्यास है, ये जो वृत्त का व्यास है, यही इस वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है √2 गुना 1 भुजा, यानी √2a बराबर हो गया 26, तो यहां से a बराबर हो गया 26 बटे √2। परिमेयकरण करेंगे तो √2 से नीचे गुना करेंगे, √2 से ऊपर गुना करेंगे, तो 26 √2 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया √2 गुना √2, यानी 2 काटिएगा तो 13 बार में कटेगा, यानी
13√2 आ गया भुजा। जब भुजा 13√2 आ गया तो इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 और √2 का स्क्वायर यानी 2, तो 13 गुना 13 169 गुना 2 कर दिए, 9 दूना 18, 8 1 33, 338 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजा आया दोस्तों, बेहद ही आसान आसान सवाल पूछे गए थे। देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं सवाल को, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नमा क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पढ़िए नमा क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ नमा क्वेश्चन, एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है, एक आयत है जिसका विकर्ण है 15 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसको आप खुद वीडियो को पॉज करिए और करने का प्रयास करिए, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण है और आयत का विकर्ण दिया हुआ है 15 मीटर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, रूट भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको दिया हुआ चौड़ाई 9 मीटर है, चौड़ाई 9 दिया है यानी 9 का स्क्वायर ये है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, ये क्या होगा जो इसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये 12 का स्क्वायर है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, दोनों मिलकर 225 होगा जो कि 15 का स्क्वायर होता है। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट घटा सकते थे, तो वो 12 का स्क्वायर ही आता है 144, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपका पूछा क्षेत्रफल, तो बताइए अगर लंबाई हो गया 12, चौड़ाई हो गया 9, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 108 मीटर स्क्वायर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बड़ा ही आसानी से आप इसको फार्मूला पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या लिखा हुआ 10वां क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु 22% हानि पर 7020 में बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा ही आसान सा सवाल है। 22% हानि, तो 22% का मतलब क्या होगा दोस्तों, 22% का मतलब हुआ 22/100, काटिएगा तो 50 दूना 100, 11 दूना 22 यानी 11/50 हो गया। यानी 50 रुपया के किसी चीज को 11 रुपया कम में बेच रहे हैं, यानी कि 39 रुपया में बेच रहे हैं दोस्तों। 50 रुपया का कोई चीज था, यदि 50 में खरीदे थे और 39 में इसको बेच रहे हैं, ये हो गया आपका एसपी। जानते हैं आप ऐसे करते हैं सवालों को। और कितना में बेचा गया, ये 7020, हमारे हिसाब से ये आया 39, यानी 39 किसको बता रहा है, 7020 को बता रहा है, यानी एक किसके बराबर होगा, 7020/39। 13 से काटिए आसानी होगा, या आप चाहते तो 13 से काटिए तो 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 से काटिएगा 13 पंचे 65 होगा, 5 पर 0, 5 पर 2 52 होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 3 से काटिएगा तो 18 तिया 54 होगा, यानी 180। एक किसके बराबर है, 180 के बराबर है, तो ये जो 50 होगा किसके बराबर होगा, 18 पंचे 90 यानी कि 9000 के बराबर होगा। बड़ा ही आसानी से आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी रुपया 9000 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं 22% हानि, मतलब 22/100 यानी 11/50, 50 रुपया में खरीदे 11 रुपया कम में बेच दिए, तो इसको इस हिसाब से 39 रुपया इसका एसपी हो गया, सीपी हो गया 50, यानी 39 बराबर 7020 दिया हुआ, क्योंकि आपको जो एसपी दिया हुआ वो 7020 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है 11वां क्वेश्चन। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। देखिए दोस्तों इसको तो एक तरीका यह है कि 10, 15, 20 और 25 का हम लघुत्तम ले लेंगे। इसका जब आप लघुत्तम लीजिएगा तो 10 को आप क्या लिखिएगा 2 गुना 5, 15 को क्या लिखिएगा 3 गुना 5, 20 को क्या लिखिएगा 2 का स्क्वायर गुना 5, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 25 को क्या लिखिएगा 5 का स्क्वायर, तो इसका जो लघुत्तम आएगा क्या आएगा 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 5 25 चौका कितना हो जाएगा 5 25 चौका, देखिए 5 का स्क्वायर आ गया दोस्तों, ठीक है, 2 का स्क्वायर आ गया और 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आ गया क्योंकि 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 3 है, तो 5 25 25 गुना
4 कितना हो जाएगा 100 होगा, 100 गुना 3 300 हो जाएगा, यानी इसका लघुत्तम आ गया 300। जब लघुत्तम 300 है और प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, यानी वह जो संख्या होगा वो 300 प्लस 3 यानी 303 होगा। अगर आपको ऐसे लघुत्तम लेने में टाइम लग रहा हो तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 300, 303, 306 और 309 दिया ऑप्शन में। सब में आप डिवाइड करिएगा 10, 15, 20 और 25 से, तो सब में 3 शेष बचना चाहिए। पहले में तो 300 पूरा पूरा कट जाएगा 10 से, तो पूरा पूरा कट गया, तो आगे बढ़ जाएंगे 303 में। देखिए 10 से 303 भागा दीजिएगा तो कितना 30 बार में कट जाएगा, 3 बचता है। 15 से करिएगा 15 दूना 30 यानी ये 20 बार में कट जाता है, 3 बचता है। 20 से करिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा यानी फिर 3 बचता है। और 25 से करिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 25 से कम 25 और फिर बचा 5। देखिए 303 से आप 25 से भगा दीजिएगा तो 25 से कम 25 आ गया, 5 पर 0 50 हो जाएगा, 25 गुना 50 यानी 12 बार में हो जाता 300 यानी 3 फिर भी शेष बचा, यानी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 303 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं दोस्तों, 12वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 10,000 यानी रुपया 10,000 की 2 राशियों में से प्रत्येक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, ठीक है। और पहला 5% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर। परिपक्वता मूल्य में अंतर क्या होगा दोस्तों। तो सवाल को आप वीडियो को पॉज करिए, खुद करने का प्रयास करिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो आप बहुत अच्छा जानते हैं, बढ़िया से पढ़ें आप चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे करेंगे दोस्तों ऐसे सवाल को, देखिए एक तो फॉर्मूला ये होता है कि जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क करने के लिए फॉर्मूला यानी कि आपको 2 वर्ष के लिए पूछे तो डी यानी डिफरेंस जो होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। यहां से आप क्या करिएगा, डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो मूलधन दिया आपको 10,000 मूलधन दिया हुआ है और रेट दिया हुआ दोस्तों आपको 5% यानी 5 गुना 5 बट्टे 100 गुना 100, ये 20 यानी आंसर आ जाएगा आपका 25, यही अंतर आपका 25 है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहे फॉर्मूला से तो डायरेक्ट कैसे करेंगे जरा देखिएगा बढ़िया से। जब भी आपको ऐसे सवाल को करना हो और परिपक्वता मूल्य साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क निकालना हो तो 5% का मतलब दोस्तों क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 यानी 5/100 यानी 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो 20 आया है ना, 20 का आप स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर आता है 400, यही आपका मूलधन मान के चलिए। 400 का आप क्या करिए, यहां पे देखिए 1/20 है ना, इसका 1/20 लीजिए, 4 का 1/20 कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा और यहां भी 20 आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए है इसीलिए ऐसे करते हैं। 400 को अगर आप 1/20 से गुना करिएगा तो 20 आएगा, फिर इसको 1/20 से गुना करिएगा तो 20 आएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ले रहे हैं तो फिर इसको 1/20 से गुना करिए तो 1 आएगा। तो ये होता हमारा साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, ये होता आपका साधारण ब्याज और ये जुड़ के होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका कितना दिया हुआ है 40 और चक्रवृद्धि ब्याज 1 जुड़ जाएगा यानी 41। आपको क्या दिया हुआ दोस्तों, आपको दिया हुआ परिपक्वता मूल्य में अंतर, यानी कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। कितना का अंतर है, यहां है 40 और यहां है टोटल मिलके 41 यानी कि 1 का अंतर है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या है, मूलधन तो 400 दिया हुआ, मतलब 400 आपके अनुसार आया है, लेकिन सवाल में दिया हुआ मूलधन 10,000, कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। तो 00 कट गया और 25 चौका 100 यानी 1 बराबर 25 यानी 1 का अंतर यानी 25 को दिखा रहा है दोस्तों। मजा आ गया, यानी ऐसे भी आंसर 25 आया था आपका और ऐसे भी आंसर 25 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, ऐसा करते हैं हम लोग 2 साल 3 साल वाले सवाल में 3 साल का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्या लिखा हुआ 33.33 माइनस 0.03 है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा हुआ 33.33 माइनस 0.03 फिर प्लस 3.33। देखिए यहाँ पे 33.33 माइनस 0.03 प्लस का 333.333 माइनस का 3.3 है ना दोस्तों, ये दिया हुआ है। तो एक बात बताइए 3.33 पहले तो प्लस वाले को जोड़ लीजिए फिर माइनस के साथ घटा दीजिए, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 33.33 में से 0.03 घटाना है तो हो जाएगा ये 33.30 होगा ना, 3 में से 3 गया 0 और 3 में 0 गया 0, ये हो गया। प्लस का क्या हो जाएगा 333, इसमें एक 0 और लगा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये 333 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 330 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 003। यहां एक 0 और लगा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3
3 3 6, फिर 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 303, यानी कि 363.303, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही आसानी सा था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 5x प्लस वाई बराबर 44 तथा y माइनस 6x बराबर -11 हो तो y का वैल्यू आपसे पूछा है। अगर x का वैल्यू पूछता है तो y को सिंपली काटते आंसर आता। वैसे भी आपको यहाँ क्या करना है, प्लस y है, यहाँ भी प्लस y है, घटा दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए तो बड़ा आसानी से आंसर आएगा, ये कट जाएगा। 5x और 6x मिलके 11x हो जाएगा, और 44 में 11 जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। यदि x बराबर 11 5 55 आ जाएगा। जब x 5 आ गया तो 5 25, y बराबर क्या कर देना हमको, 44 में से 25 घटा देना है, यानी कि 44 में से 25 घटाएगा तो क्या आएगा 19, आपका आंसर आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 19, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया सी दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन औसत पर है। कैसे करेंगे सवाल को जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था। नया औसत क्या होगा। दोस्तों एक बात बताइए, जब भी हम औसत लिखते कैसे लिखते हैं, जैसे वजन का औसत लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि वजन का कुल योग बट्टे लड़कों की संख्या बराबर औसत, यही तो होगा। तो वजन का कुल योग यानी वजन यानी टोटल वजन जो होगा, और लड़कों की संख्या कितना है दोस्तों 42 लड़का है, और इसका जो औसत आया वो 41 आया। तो कुल जो वजन आएगा, कुल वजन आएगा क्या आएगा 42 गुना 41, गुना करिएगा 42 से कम 42 का 2 4 बचा, 42 चौके कितना होता है 42 गुना 4 168, और उसमें क्या 4 जोड़िएगा तो 172, यानी 1722 किलो हो गया। यानी वजन जो हो गया 1722 किलो हो गया दोस्तों। ठीक है, अब 1722 किलो जो वजन हुआ, फिर इसमें जो औसत है, नया वाला जो औसत है, ये आपसे पूछा है। नए में क्या आ रहा, एक लड़का है जिसका वजन 39 किलो है, इसमें आ जाता है। और एक बात हो रही है क्या, पहले एक लड़के का वजन यानी इससे पहले जो औसत निकाले थे वो 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था, यानी कि 9 किलो कम। 43 में से 34 घटाइए कितना आएगा 9 आएगा, 9 किलो कम हम गिने थे, यानी अब इसमें 9 किलो जोड़ देंगे, यानी 43 माइनस 34, और टोटल लड़का इस बार कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि 42 लड़का तो पहले से था, एक नया लड़का आया यानी 43 हो गया। 1722 और 39 जोड़िएगा 48 आएगा, 48 2 50, यानी ये 1770 हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा ये आ जाएगा 48, 48 में 2 जुड़िएगा 50, ये आ जाएगा 1750 बट्टे 43। जब आप इसको भागा दीजिएगा तो इसका कुछ इस तरह से आएगा 41.16, इसका आंसर आएगा दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, यानी नया जो औसत होगा वो 41.16 होगा दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 करिए, पढ़िए सवाल क्या लिखा हुआ है। P एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो उसके बाद कितना काम बच जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से आप खुद करने का प्रयास करिए। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अभी तो ये पहला क्लास है, अभी हम लोग 90 दिन तक करेंगे, और आरआरबी एनटीपीसी का एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे। जितना भी पेपर में पूछा गया सवाल है सारा का सारा आपको कराएंगे। डेली आप मैक्सिमम आधे घंटे के क्लास करिए, आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। 30 सवाल हम लोग डेली करने वाले एकदम धुआंधार तरीके से। चलिए दोस्तों देखते हैं, पी जो है एक काम को 12 दिन में करता है, और Q उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो टोटल काम हो जाएगा 60। इसी का एलसीएम लेते हैं हम लोग, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 12 से 60 में भागा दीजिएगा तो 12 पंचे 60, और इसका एक दिन का काम हो जाएगा कितना 20 तिया 60, यानी इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, ये एक दिन में 5 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है, यानी टोटल काम हो गया इन दोनों का मिलके 8। ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में ये 5 काम, एक दिन में ये 3 काम, यानी दोनों का टोटल काम हो गया 8, और टोटल काम करना है कुल कितना 60 काम करना है। ये दोनों मिलके 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन में ये 40 काम कर दिया।
बच गया 20 काम, क्योंकि 60 माइनस 40 यानी 20 काम बच गया। आपसे यही पूछा है कितना काम बच जाएगा, तो 20 काम बच जाएगा। कितना में बच जाएगा? 60 में बच जाएगा, तो 20 या 60 होता है, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही मजेदार सा सवाल था, इजी। ऐसे आप जानते हैं कि ऐसे करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क के सवाल को दोस्तों। मजा आएगा, आप खाली बने रहिए और कम से कम 90 दिन तक आप बने रहिए। आरआरबी एनटीपीसी तो फाड़ देंगे आप, एकदम निश्चित रूप से आपकी रैंक आएगी और सिलेक्शन होगा, सरकारी नौकरी आपकी लगेगी दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल दोस्तों करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ जरा देखिए, बड़ा ही आसानी से सवाल है कि 9 8 3 5 1 9 8 2 9। इसमें आपसे माध्यिका बहुलक माध्यिका पूछा है। देखिएगा ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रम यानी क्या क्या पूछ रहा है, पहले माध्यिका फिर पूछा बहुलक, क्योंकि ऑप्शन आपको इसी अनुसार दिया हुआ रहता है। और फिर क्या माध्य दोस्तों, यानी माध्य माध्यिका बहुलक मीन मीडियन मोड हमको निकालना है। ऐसे सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले पूरा जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको आप क्या बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। देखिए 1 है, ठीक है, एक एगो ही है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 भी एक ही है, फिर क्या है 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है। 9 क्या हुआ है दोस्तों? 3 गो 9 है टोटल, 1 2 3 है ना, 1 2 3 5 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या छूट गया दोस्तों? 9 8 3 5 1 9 8 2, 8 2 गो है दोस्तों, 8 2 गो है। अब ये हो गया। देखिए तो क्या होता है माध्यिका, क्या होता है माध्यिका? यही तो होता है, टोटल 9 गो चीज है, 4 गो चीज यहां से हटाइए और 4 गो चीज यहां से हटाइए, जो बीच वाला होता है वही माध्यिका होता है। यानी क्या हो गया बीच वाला? 8 हो गया हमारा आंसर, माध्यिका हो गया 8। ठीक है दोस्तों, माध्यिका हो गया हमारा 8। और अगर 9 टर्म नहीं होता, 10 टर्म होता तो क्या करते? 4 इधर से हटाते, 4 इधर से हटाते, बीच में जो 2 बचता उसी का एवरेज ले लेते। यानी अगर मान लीजिए बीच में 8 + 8 आता तो 8 + 8 / 2 यानी 16/2 यानी आंसर आता 8 दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता, सबसे ज्यादा बार 9 आया है तो बहुलक हो गया 9। और माध्य क्या होता है? सभी का योग बटे जयगो है, तो 2 1 3 3 6 5 11 8 19 8 27 9 36 9 45 9 54, तो 54 बटे टोटल 9 गो है तो 9 छाके 54, यानी कि माध्य आ गया 6, यानी 8 9 और 6 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 8 9 और 6 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल था, माध्यिका बहुलक और माध्य निकालना दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या लिखा हुआ है पढ़िए, बड़ा ही आसान सा सवाल, आप खुद करने का प्रयास करिए। क्या लिखा हुआ है? एक मूलधन का परिपक्वता मूल्य वार्षिक चक्रवृद्धि 25% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,625 हो जाता है तो मूलधन क्या होगा? देखिए 25% वार्षिक ब्याज की दर से है ना दोस्तों, 2 वर्ष में। आपको अभी भी पता है 25% का मतलब हुआ क्या? 1/4 हुआ ना दोस्तों, 25/100 यानी 1/4, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 16 आपका मूलधन हो गया। जैसा कि आपको भी नियम सिखाए थे, 2 वर्ष है तो 16 का ये 1/4 आया था, 16 का 1/4 आएगा 4, यहां भी 1/4 आएगा, कितना? यहां भी 1/4 आएगा 4, तो 16 का 1/4 आ गया 4, यहां पे आ गया 1/4, और इसका भी 1/4 आएगा 1, यानी इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया 4 4 8 और 1 9, ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है कि एक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,625 हो जाता है, यानी कि 16 था मूलधन और 9 इसका चक्रवृद्धि टोटल ब्याज हुआ, तो 16 9 25 हो गया, यानी 25 किसके बराबर है दोस्तों? 15,625 के बराबर है, 15,625 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? आपको पता है 25 को जब 625 से गुना करते हैं तो 15,625 आता है, यानी एक बार आप अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो 25 छाके 150 होता है, 6 आया, 6 पर 2 62 हुआ, 25 दूना 50 हुआ, फिर 12 पर 5 125 हुआ, 25 5 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 625। एक 625 को दिखा रहा है तो 16 किसको दिखाएगा? 16 से गुना करिएगा, 16 से गुना करिएगा। आपको अगर करने में दिक्कत है तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, और 625 गुना 4 होता है 2500, और 2500 गुना 4 हो जाएगा 10,000, है ना दोस्तों।
तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप फार्मूला से करेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा। आपको बता दिए 2 वर्ष के लिए ऐसे ही सवाल को किया जाता है, जो भी रेट है उसको ब्रेक करके रेट आया 1/4 4 का स्क्वायर, यानी 2 वर्ष के लिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसका 1/4 निकले, इसका 1/4 निकले, फिर इसका 1/4 लीजिए 2 वर्ष के लिए, तो ये हो गया 9। ये आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। फिर इसी तरह से करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब एक सवाल है सारणी वाला। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, 3 सवाल एक सारणी से हमारा होने वाला है। सारणी क्या है आपके सामने दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए एक आयु है बेसिक फोन, स्मार्टफोन और कोई फोन नहीं, यानी 4 से 12 साल के जो लोग हैं यानी बच्चे ही होंगे, वो जो बेसिक फोन यूज करते हैं 300, यानी 4 से 12 साल के बच्चे 300 बेसिक फोन यूज करते हैं, और स्मार्टफोन जो यूज करते हैं उसकी संख्या है 500, यानी स्मार्टफोन यूज करने वाली संख्या है 500, और कोई फोन नहीं, कोई फोन यूज नहीं करता है, उसकी संख्या है 100 दोस्तों। और 13 से 19 साल के जो लोग हैं वो जो बेसिक फोन चलाते हैं उसकी संख्या है 550, और स्मार्टफोन चलाने वाले की संख्या हो जाएगा 1600, और कोई फोन नहीं चलाता है उसकी संख्या है 100। और 20 से 60 साल के जो लोग हैं वो जो ये बेसिक फोन चलाते हैं उसकी संख्या है 600, स्मार्टफोन जो चलाते हैं उसकी संख्या है 1000, और कोई फोन नहीं है, मात्र 300 लोग ऐसे हैं जो कोई फोन नहीं चलाते हैं। और 60 से ऊपर, यानी 60 से ऊपर साल के जितने भी लोग हैं, यानी 61, 62, 63 के, वो 250 चलाते हैं बेसिक फोन, स्मार्टफोन चलाते हैं 300, और जो कोई फोन नहीं चलाते उसकी संख्या है 600। ये दिया हुआ दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों, एक बात बताइए, यानी कि ये फोन की संख्या जो यूज करते हैं लोग, 300 फोन यूज होता है, यहाँ स्मार्टफोन 500 यूज होता है, बेसिक फोन 300 और नो फोन 100। 4 से 12 साल में ये स्थिति है, 13 से 19 में ये है, 20 से 60 में ये स्थिति। देखिए इसमें ज्यादा स्मार्टफोन यूज हो रहा है 1000। इसी उम्र के ज्यादातर बच्चे और इसी उम्र के ज्यादातर बच्चे पबजी खेलते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा है, देखिए, है ना। तो आपसे सवाल पूछा फोन का प्रयोग करने वालों और न करने वालों का अनुपात, करने वालों और न करने वालों, तो करने वाले वो भी आ जाएगा जो बेसिक फोन यूज करते हैं और स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो जोड़िए बेसिक फोन कितने लोग यूज करते हैं, 300 और 550 मिलकर 850, ये हो गया 600 मिलकर हो गया 1450, और 50 यानी हो गया 15 और 2 1700 लोग हैं टोटल जो बेसिक फोन यूज करते हैं। और स्मार्टफोन 500, 1600, 2100 और 1000 मिलकर 3100 और 300 मिलकर हो गया 3400, ठीक है। और कोई फोन नहीं, 200, 500, 1100 लोग ऐसे हैं जो कोई फोन यूज नहीं करते हैं। 17 और 3400 मिलकर हो जाएगा 5100, यानी 5100 लोग हैं जो फोन यूज करते हैं, और 1100 लोग ऐसे हैं जो फोन यूज नहीं करते। अनुपात पूछा है, यानी 51:11 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फोन यूज करने वाले और नहीं करने वाले का अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, बड़ा ही आसान सा सवाल था। अच्छा, कितने स्मार्टफोन प्रयोक्ता ऐसे हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से ज्यादा है। देखिए 16 वर्ष के लिए यहां कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, यहां दिया हुआ 13 से 19 साल के लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन 1600 चलाते हैं, बेसिक फोन 550 चलाते हैं, और नो फोन यानी कोई फोन नहीं चलाते हैं, वो उसकी संख्या है 100। लेकिन ये हमको ये पता तो नहीं इसमें 14 साल के लोग ज्यादा हैं, 15 साल के हैं, कि 16 साल के हैं, कि 17 साल से। यहाँ कोई स्पेशल डाटा नहीं दिया हुआ है कि 16 से 19 या 16 से ऊपर साल के कितने बच्चे हैं। तो ये स्पेशल चीज पता नहीं चल रहा हमको, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें 3 सवाल था। 21वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 21वां सवाल इसी में क्या लिखा हुआ है, 20 या उससे अधिक आयु समूह की तुलना में 13 से 19 आयु समूह के में स्मार्टफोन कितना अधिक प्रयोग होता है। 20 से ऊपर में दोस्तों ये 20 से 60 तो आएगा ही आएगा, और 60 से ऊपर वाला भी आ जाएगा दोस्तों, सारा का सारा। तो 20 से 60 में कितना स्मार्टफोन यूज हो रहा है, देखिए 1000 स्मार्टफोन यूज हो रहा है, स्मार्टफोन की बात हो रही है, 1000 स्मार्टफोन और 300 स्मार्टफोन यहाँ 60 से ऊपर में यूज हो रहा है, यानी 1300 स्मार्टफोन यूज हो रहा है। 20 साल से ऊपर लोग जितने भी हैं वो कुल 1300 स्मार्टफोन यूज करते हैं, और 13 से 19 साल में कितना स्मार्टफोन यूज होता है, 1600 स्मार्टफोन यूज होता है। दोनों के बीच का क्या अंतर है, अंतर है 300 दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 300 इसका आंसर हो जाएगा। मजा आया दोस्तों। तो ऐसे ही एक डेटाबेस सवाल था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या है आप खुद करिएगा। दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 15,000 पे अगर आप 15,000 पे अगर 8% की छूट देते हैं, मतलब 15,000 गुना 92/100 में बेचे, और 20,000 की छूट है, यानी 20,000 पर कितना की छूट है, 12% की छूट है, यानी 100 में से 12 घटाएगा तो 88/100 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये 0000 कट गया, 0000 कट गया, तो ये 150 गुना 92 करिएगा, 15 दूना 30 का 0 3 आएगा, 135 3 138 हो गया दोस्तों। ठीक है, और एक 0 यहां आ गया, और 13,800 हो गया, प्लस कुल विक्रय मूल्य निकाल रहे इसलिए इसको जोड़ना पड़ेगा, और 88 गुना 2 17,600 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 17,600, तो 13,000 और 17,000 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 3 20 10 30, यानी कि 30,000 हो जाएगा, और 800 और 600 मिलकर 1400 हो जाएगा, यानी 31,400 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही आसान सा सवाल था, छूट पर आधारित सवाल था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मजा आएगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम लोग 90 दिन का साथ रहेगा, तेरा मेरा साथ रहेगा, मात्र 90 दिनों का दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, और एनटीपीसी तो क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि लगभग कितना सवाल हो जाता है, 2700 सवाल हो जाता है 90 दिनों में। मान लीजिए एवरेज में हम 2500 सवाल अगर कर लेते हैं मैथ्स के, रोज 30 सवाल के हिसाब से लगभग 2500, यानी 2700 होता है एवरेज, मानिए आप 2500 सवाल, तो क्या लेवल हो जाएगा दोस्तों हमारा, मजा आ जाएगा एनटीपीसी करने में। फिर निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। 23 नंबर सवाल क्या है, एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में आपको इसका गति निकालना। गति क्या होता है, दूरी बटे समय ही तो होता है। तो दूरी क्या दिया हुआ दोस्तों आपको, 2 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर, और समय है 8 मिनट, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 8 मिनट 8/60 करिएगा तो घंटा में आएगा। अरे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 8 मिनट को घंटा में बदलना, तो 8/60 करिएगा, 60 उछल के ऊपर चल जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये 15 चौका 60 हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ, एक वस्तु 25% लाभ पर 290 में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% लाभ पर, 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है ना, 25/100 करिएगा तो 1/4 आएगा, यानी 4 रुपया का चीज आप 5 रुपया में बेच दिए। 4 रुपया का चीज 1 रुपया फायदा लेके, यानी ये हो गया सीपी, ये हो गया आपका एसपी दोस्तों, और 290 में बेचे, यानी कि जो 5 है 5 वो 290 के बराबर है, यानी 1 किसके बराबर रहेगा, 5 25 40 5 8 40, 1 58 के बराबर है, तो आपका क्रय मूल्य पूछा है, यानी 4 आपका क्रय मूल्य था, तो 58 गुना 4, 8 चौका 32 2 3 5 चौके 20 3 23, यानी 232 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही करते हैं हम लोग सीपीएसपी के सवाल को दोस्तों, बड़े ही कम समय में। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, मात्र 2-4 सवाल और है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, 25वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5 36 है, तो उस संख्या का 2/3 ज्ञात करिए। बड़ा ही आसान है, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद करने का प्रयास करिए, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक संख्या के 3/4, मान लेते वह संख्या x है, इसका 3/4 का 2/5 36 है, यानी ये 36 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। x का 2 दूना 4 काट दीजिए, तो x क्या आ जाएगा 36, ये 2 गुना 5 हो जाएगा 10, और बट्टे में हो जाएगा क्या 3 सिर्फ बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये तो x आ गया आपसे दोस्तों, लेकिन x नहीं पूछा था, यानी x तो वो नंबर है जो कि इतना करने पे 36 आता है, लेकिन आपसे पूछा था उस संख्या का 2/3। बच्चे क्या करते हैं, यानी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में काट देते हैं इसको, 12×36 आंसर करके आते हैं 120, और 120 ऑप्शन में है सी, तो वो हो जाएगा गलत। आपसे 2/3 पूछा है, वो संख्या नहीं पूछा है, 2/3 पूछा है, तो ये 3 से काट दीजिए इसको, 12×3 36 हो जाएगा, और 3 से काटिए 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 4 गुना 2 8,
गुना 10 80 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। तो सावधानी रखनी, सवाल को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर सवाल बेहद ही आसान, बताने का मन नहीं करता लेकिन चूंकि दिया हुआ तो बता देते हैं। 36 और 63 का आपको एचसीएफ निकालना है। ये होता है 9 या 36, ये होता है 9 से 63, जो मैक्सिमम कॉमन होता है, अधिकतम कॉमन वही तो एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 9। ये 9 से भी कटेगा और ये भी 9 से कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही आसान सा सवाल था दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर पूछा है। आपको पता है ना, tan थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, या फिर कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा का मतलब हो गया sin थीटा बटे cos थीटा, और ये हो गया cos थीटा बटे sin थीटा। बड़ा ही आसान है, इसका स्क्वायर करिएगा। जब दोनों को लघुत्तम लीजिएगा तो cos थीटा इंटू sin थीटा बनेगा, और sin थीटा को sin थीटा से गुना करें। चलिए हम दिखाते हैं आपको, cos थीटा गुना sin थीटा हो जाएगा, और cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यानी ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर होगा। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 1 बटे cos थीटा इंटू sin थीटा का स्क्वायर, और 1 बटे cos थीटा क्या होता है दोस्तों? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप, 1 बटे cos थीटा गुना 1 बटे sin थीटा, और टोटल का स्क्वायर। 1 बटे cos थीटा होता है दोस्तों sec थीटा, और चूंकि उसका स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा, और 1 बटे sin थीटा होता है cosec स्क्वायर, कोसेक थीटा, यानी ये स्क्वायर चढ़ा हुआ तो कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना ही आसान था दोस्तों, आप इसको बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। घबराइए नहीं दोस्तों, 30 दिन मतलब 30 दिन में टोटल लगभग क्वेश्चन हो जाता है हमारा कितना? 900, यानी कि 90 दिन आप दीजिए अपनी जिंदगी का, आपकी जिंदगी सवार ना दूं तो फिर कहना दोस्तों। क्या लिखा हुआ? 28 नंबर सवाल लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 48। गुणनखंड करने के लिए और यहाँ कुछ है नहीं, एक है, तो 48 को आप तोड़िएगा। जब 48 को आप तोड़िएगा तो 48 कैसे होता है? माइनस 16 गुना 3 है तो 48 होता है, और जोड़ के माइनस 13 आता है, यानी इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा x माइनस 16 और x प्लस 3, इसका आंसर होगा। आप इसको और ज्यादा अच्छे समझना चाह रहे हैं, देखिए हालांकि एग्जाम में करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, जो भी गुणनखंड आया यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। माइनस 16 प्लस 3 मिलके माइनस का 13 होता है, गुना होके माइनस का 48 होता है, तो x माइनस 16 x प्लस 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगर आप संतुष्टि के लिए चाहिए आपको, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 3x और माइनस का 48। बना कि नहीं बना? ये कॉमन ले लेंगे आप, क्या x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 बनेगा, यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 बनेगा, x माइनस 16 कॉमन आया यहाँ से और x प्लस 3 आ गया दोस्तों। ठीक है, मजा आ गया दोस्तों। अगला सवाल एक और देख लीजिए, सवाल नंबर 29। अब मात्र 2 सवाल है दोस्तों, 29 और 30। क्या लिखा हुआ है? 3 7 3 7 1 f और 8 2 5। इसको 11 से विभाजित अगर होना है तो f की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो भी विषम जो स्थान पे है संख्या उसको जोड़िए, और जो सम स्थान पे उसको जोड़िए, दोनों को घटाइए, या तो 11 से कटने वाला आना चाहिए या नहीं तो 0 आना चाहिए। तो 3 1 4 4 और 8 कितना? 12 12 5 17 हो गया दोस्तों। और इसके साथ क्या जोड़ेगा? 7 प्लस f f प्लस 2, यानी 9 प्लस f, यानी 9 प्लस f, और इसके साथ 17 घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, क्योंकि 11 आने के लिए तो बड़ा ही ये ज्यादा नंबर लेना पड़ेगा। तो f का वैल्यू हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा दोस्तों, तभी तो 9 और 8 17 होगा, 17 में से 17 जाएगा तो 0 होगा, यानी f का जो कम से कम वैल्यू होगा वो क्या होगा? 8 होगा, तभी 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी f बराबर 8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सवाल और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 है, और दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। ठीक है, तो आपको बड़ी संख्या पूछा है दोस्तों। एक बात बताइए, ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से करिएगा तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। देखिए,
आप अगर बड़ी संख्या निकालना चाह रहे हैं तो 30 अगर बड़ी संख्या है यानी कि 6 पंचे 30, इसको 24 होना पड़ेगा, यानी एक 24 होना पड़ेगा और एक 30 होना पड़ेगा। आप दोनों में से क्या घटाइए, 5 घटाइए, इसमें 5 घटाएगा तो 19 आएगा। ये बात बन ही नहीं रहा है, 25 ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन ए गलत है। 25 पे आ जाइए। 25 अगर बड़ी संख्या है, यानी बड़ी संख्या अगर 25 है, यानी इसको 5 से गुना किया तो 25 बना, इसको 5 से गुना किया होगा तो 20 बना होगा, यानी ये छोटी संख्या 20, बड़ी संख्या 25। ठीक है दोस्तों, दोनों में क्या घटाया गया, 5 घटाया गया। इसमें 5 घटाएगा तो 15 बनेगा, इसमें 5 घटाएगा तो 20 बनेगा। अब अनुपात लेगा तो कितना आएगा, 3 अनुपात कितना, ये 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20, 3 अनुपात 4, यानी कि बात बन गई। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ये यानी 25 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ मात्र केवल और केवल आप हमारे साथ 90 दिन बने रहिए दोस्तों, अपनी जिंदगी का 90 दिन दे दीजिए, हम आपको बदले में एक खुश नसीब और शानदार जिंदगी देंगे। बस पूरी ताकत झोंक दीजिए अपनी पढ़ाई में और मन लगाकर पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि यहां पढ़ते हैं हम कुछ खास और कुछ खास अंदाज में। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।